वेलकम टू अभ्युदय सिविल सर्विस क्लासेस। तो जैसा हम डिस्कस कर रहे थे एंटरप्रेन्योरशिप मैनेजमेंट एंड पर्सनालिटी डेवलपमेंट, जो एमपीपीएससी के पेपर 4 का पार्ट बी है ना। इसमें आपको ये सब्जेक्ट पढ़ने हैं जो मैंने अभी नाम लिया। इसमें हमने यूनिट 1 को स्टार्ट किया था और यूनिट 1 के लगभग सभी टॉपिक हम कर चुके हैं। एक हमारा आखिरी टॉपिक बचा था जो बताता है कि भारत में उद्यमिता के विकास के लिए जो प्रयास हुए हैं उसमें स्टार्टअप इंडिया आपको पढ़ना है, स्टैंड अप मेक इन इंडिया पढ़ना है, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, और तीसरा इसमें पढ़ना है जो इंस्टीट्यूशन है जो उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए भारत में कार्य करते हैं, उन सबको हमें देखना है। तो जो इंस्टीट्यूशन वाला पार्ट है वो बहुत फैक्चुअल पार्ट है ना। तो उसमें तो ऐसा कुछ पढ़ाने पढ़ने जैसा कुछ होता नहीं है। हम बेसिकली मेक इन इंडिया और स्टार्टअप इंडिया इन दोनों को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे, है ना, जहाँ से मेंस के क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी बहुत 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 ज़्यादा हाई है ना। तो आप उसमें कंफर्टेबल रहें। तो स्टार्ट करते हैं हम आज का लेक्चर हमारा, है ना। ये एक सेकेंड, ये है स्टार्टअप इंडिया, है ना। तो इसको हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टअप इंडिया, ठीक है। स्टार्टअप इंडिया, तो देखिए स्टार्टअप इंडिया जो है, जो प्रोग्राम है, 16 जनवरी 2016 को इसकी शुरुआत की गई थी भारत में। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया, स्टार्टअप का मतलब क्या है कि भारत को स्टार्ट करना, किसके लिए, अपस्किल करना, स्टार्ट करना किसके लिए, उद्यमिता के लिए, एंटरप्रेन्योर के लिए, भारत को रिस्टार्ट करना, या एक ऐसा एटमॉस्फेयर बनाना देश के अंदर जहां उद्यमी प्रवृत्तियों का विकास हो सके देश के अंदर, या उद्यमों को सपोर्ट करने वाली पॉलिसीज देश के अंदर बन सके, है ना। एक ऐसा वातावरण बन सके जहां उद्यमी विकास कर सके, क्योंकि इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, उद्यमशीलता जो है, इंडस्ट्रियल ग्रोथ जो है, वो किसी भी देश की इकोनॉमिक एक्टिविटी में सबसे ज्यादा पार्टिसिपेट करती है। इसी कंटेक्स्ट में भारत सरकार ने भी 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की है ना। अब इसमें क्या है आप देख लेते हैं। स्टार्टअप इंडिया में हम कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इनको अपन देख लेते हैं, है ना। जहां समझाने का होगा मैं आपको समझाता चलूंगा, बाकी पॉइंट्स हैं ये देखिए। पहला जो मैं आपसे कह रहा था कि डेट आपको याद रखना है, डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 जनवरी 2016 को स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत की गई थी, है ना। क्या है मोटिव, नागरिकों की उद्यमशीलता की भावना को बढ़ावा देने और एक मजबूत स्टार्टअप पारिश्रमिक तंत्र का निर्माण करने के लिए स्टार्टअप इंडिया की शुरुआत हुई, है ना। इसको आप एज इट इज याद कर लीजिए, इसको आप एग्जाम में लिखिएगा जब भी स्टार्टअप इंडिया का क्वेश्चन आता है। इंग्लिश में भी देखें आप तो, द स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम हैज contributes significantly to the development of entrepreneurship in India. Startup India was launched on 16 January 2016 with a vision to promote the entrepreneurial spirit of citizen and create a strong startup system, है ना। तो ये वही है, डेफिनेशन है एक प्रकार से, इसमें एक डेट लिखी हुई है और स्टार्टअप का मोटिव क्या था भारत में स्टार्टअप को चालू करने के, उसके बारे में यहाँ बताया गया है ना। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज लिखी है कि ये जो स्टार्टअप कार्यक्रम है ये देश के सस्टेनेबल इकोनॉमिक ग्रोथ में तो हेल्प करेगा ही करेगा, उसके साथ ये बहुआयामी रोजगार देगा, बहुआयामी रोजगार के अवसर भी पैदा करेगा, है ना ये। और देश के अंदर नवाचार और उद्यमिता के पुनर्जागरण का युग शुरू होगा। अब देखिए यहां एक एक पॉइंट को समझते हैं। बहुआयामी रोजगार सतत आर्थिक वृद्धि देगा, बहुआयामी रोजगार देगा। जब भी कोई एंटरप्रेन्योर का एस्टेब्लिशमेंट होता है या कोई बड़ा उद्योग बिजनेस स्टेबल होता है तो वो किसी एक व्यक्ति के द्वारा स्थापित नहीं होता। भले ही उसमें पूंजी लगाने वाला व्यक्ति एक होगा, बट उसमें कार्य करने वाले लोगों की संख्या बड़ी मात्रा में होती है। उसमें हमें अनस्किल्ड से लेके वेल क्वालिफाइड स्किल लेबर तक की आवश्यकता होती है। ऐसे में हम विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न आयामों में नियुक्तियां करते हैं या जॉब निकालते हैं। तो हम कह सकते हैं कि बहुआयामी रोजगार के अवसर पैदा करता है एंटरप्रेन्योर, है ना। और एंटरप्रेन्योरशिप, ये जो स्टार्टअप इंडिया कार्यक्रम है, इसके द्वारा देश में नवाचार और उद्यमिता के पुनर्जागरण का युग शुरू होगा, ऐसा सरकार मानती है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि मध्यकाल के समय उद्योग की स्थिति कमजोर हो गई थी, ऐसा नहीं है, थोड़ी सी ठीक होना शुरू हुई थी, उसके पहले काफी कमजोर थी। लेकिन ब्रिटिश शासन के आते आते
स्थिति फिर पुनः कमजोर होने लगती है। तो हम क्या है, पुनर्जागरण का मतलब ये है कि पहले हम जागे हुए थे, अब फिर से हमें जागना है। तो पहले भारत जो है उद्योगों में बहुत अच्छा और बहुत बेहतर परफॉर्म करता था। भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ थी वो विश्व में दूसरे नंबर पे कही जाती थी चाइना के बाद, है ना। तो लेकिन आज हम बहुत पिछड़ गए हैं, तो इसलिए हमने इसको पुनर्जागरण शब्द का यूज किया कि हम इकोनॉमिक पुनर्जागरण करेंगे और हम जो है उद्योगों में हमारी जो पुरानी पहचान थी उसको पुनः स्थापित करेंगे, है ना। आगे लिखा हुआ है स्टार्टअप इंडिया भारत में ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने और पोषित करने में सक्षम हुआ है जो उद्यमिता के लिए अनुकूल है। कह रहा है स्टार्टअप इंडिया जो है भारत में ऐसा पारिस्थितिक तंत्र, है ना, एक सिस्टम बनाने को ऐसा पारिस्थितिक तंत्र बनाने और पोषित करने में सक्षम हुआ है जो उद्यमिता के लिए अनुकूल है ना। हमें ये बात दिख रही है यहाँ पे, ठीक है। अगला हम पॉइंट देखते हैं क्या है। स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य, ये देखिए इसका उद्देश्य, देखिए इसका उद्देश्य बहुत ब्रॉड है ना। तो आप ये मत समझिए कि स्टार्टअप इंडिया का उद्देश्य क्या है कि सिर्फ नौकरी देना है, नहीं। ये युवाओं को काम उपलब्ध कराने के बजाय उद्यमिता के माध्यम से नौकरी विकसित करने वाला एक बड़ा समूह विकसित करता है ना। मतलब बहुत बड़ी बात है, बड़ा समूह विकसित करता है। अब स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम के तहत सरकार कुछ फायदे देती हुई दिखती है कंपनियों को या जो उद्यमी है उनको। तो वो फायदे क्या क्या है स्टार्टअप इंडिया के अंदर, कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं एक उद्यमी को, उनको हम एक एक करके देख लेते हैं। अभी जो मैंने आपको बताया, इंट्रोडक्शन बताया कि स्टार्टअप इंडिया है क्या, है ना, क्या विजन है उसका। जैसे मैंने कहा बहुआयामी रोजगार देता है ना, उद्यमिता के पुनर्जागरण को ये पैदा कर रहा है, नवाचार की संस्कृति बढ़ती है देश के अंदर इससे। हमने कहा कि ये रोजगार देने वाला नहीं है मात्र, ये रोजगार को उत्पन्न करने वाला एक सेक्टर हो सकता है उद्यमशीलता, है ना। तो ऑब्वियस सी बात है, इतनी महत्वपूर्ण चीज है तो देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी ही, और देश की आर्थिक प्रगति में सहायक होगी तो सरकार इस संबंध में कुछ ना कुछ बेनिफिट्स इन कंपनियों को दे रही होगी। तो स्टार्टअप इंडिया के अंदर कंपनियों को कौन कौन से बेनिफिट्स मिलते हैं उनको हम देख लेते हैं। तो पहला यहां पर है, सरकार ने सेबी के साथ मिलकर 100 अरब डॉलर का फंड स्थापित किया है जो मैन्युफैक्चरिंग, विनिर्माण, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्टार्टअपों को वित्त पोषित करेगा। मतलब सरकार ने 3 सेक्टर को टारगेट किया है। 100 अरब डॉलर का फंड बनाया है, 100 अरब रुपए का फंड बनाया है जो विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, कृषि, शिक्षा और स्वास्थ्य के स्टार्टअप को वित्त पोषित करेगा। दूसरा, सरकार ने रजिस्ट्रेशन के लिए एक मोबाइल ऐप और एक वेबसाइट लॉन्च की है। क्या होता था पहले, किसी उद्यमी को कोई उद्यम लगाना था, कोई उद्योग लगाना था, कोई बिजनेस स्टार्ट करना था, तो सरकारी ऑफिसों के चक्कर लगा के ही वो परेशान हो जाता था, जिसको हम बोलते थे लाल फीता शाही, है ना। जो अफसर है वो जवाब ही नहीं देते थे। कई बार वो किसी चीज के लिए प्रपोजल देता था तो उसको उसका आंसर ही नहीं मिलता था, है ना कहीं उसका मामला फंस ही जाता था। ऐसे में सरकार को लगा कि हमें एक वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोवाइड कराना चाहिए, तो उन्होंने एक वेबसाइट स्टार्टअप इंडिया की और एक मोबाइल एप्लीकेशन प्रोवाइड कराया है, जिसमें आप उसके माध्यम से ही आप देखेंगे तो सारी परमिशंस, अप्रूवल्स और एप्लीकेशन एक ही जो एप्लीकेशन है, मोबाइल एप्लीकेशन, उसके माध्यम से कर सकते हैं। आवेदन करना, एप्लीकेशन मतलब आवेदन करना, है ना, अप्रूवल लेना और परमिशन लेना, ये सारी चीजें आप एप्लीकेशन से कर सकते हैं। तो कुल मिला के इसने कह सकते हैं कि काम को बहुत आसान किया है, ठीक है। यहां ई गवर्नेंस का प्रयोग हमें होता हुआ दिख रहा है। तो पहला फंड से रिलेटेड था, दूसरा हमने काम को आसान किया, ई गवर्नेंस का प्रयोग किया है, ठीक है। अगला क्या किया सरकार ने इसमें, देखिए जो जो नई कंपनी होती है उन नई कंपनियों को हमेशा इन्वायरमेंटल कुछ लॉज होते हैं उनको फॉलो करना पड़ता है। तो जब तक वो इन्वायरमेंटल लॉ या कहें कि इन्वायरमेंटल लॉ से उनको एनओसी नहीं मिलती है, तब तक वो स्टार्टअप चालू नहीं कर सकते, उद्योग नहीं लगा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मुझे किसी प्लास्टिक की चेयर बनाने वाली कंपनी को स्टैबल करना है, तो जब तक मुझे इन्वायरमेंट इंपैक्ट असेसमेंट जब तक मैं नहीं करा लेता हूं, जब तक मुझे उसकी एनओसी नहीं मिल जाती है कि इसका इन्वायरमेंट पे क्या प्रभाव पड़ेगा, तब तक मैं वो उद्योग को स्थापित नहीं कर सकता। और इस प्रोसेस में कम से कम 2 3 4 साल, पता नहीं कितने भी साल लग सकते हैं। तो ऐसे में एक विजन होता है एक व्यक्ति का, वो खत्म हो जाता है, वो धीरे धीरे, मतलब ऑब्वियस सी बात है, कोई 2 3 4 साल क्यों रुकेगा किसी उद्योग के लिए। तो ये इस उद्योग की प्रवृत्ति के लिए या उद्यमिता के लिए बहुत नकारात्मक चीज थी। तो सरकार ने कहा कि आप एक काम कीजिए कि हम आपसे
कोई पॉल्यूशन का सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं रख रहे हैं। आप तो एक काम कीजिए, 3 साल तक अपनी स्वयं प्रेरणा से कि हम इस इंडस्ट्री में पॉल्यूशन नहीं कर रहे हैं, है ना, या पॉल्यूशन हो भी रहा है तो तय मात्रा में पॉल्यूशन हो रहा है, आप स्वयं प्रेरणा से दीजिए, कोई निरीक्षण नहीं करेगा। लेकिन 3 वर्ष के बाद निरीक्षण होगा, तो आप अगर जो कह रहे हैं कि पॉल्यूशन नहीं हो रहा है या कितना हो रहा है, आप उसको क्लियरली सरकार को बताएंगे, तो कहीं ना कहीं आसान किया है काम। फिर एक है बौद्धिक संपदा अधिकार, है ना, बौद्धिक संपदा अधिकारों के लिए जो हमें जैसे पेटेंट लेना है, ट्रेडमार्क करना है, हमारी इंडस्ट्रियल डिजाइन को रजिस्टर्ड कराना है ना, तो कॉपीराइट लेना है, तो ऐसे में जो कंपनियां थी उनको भारी पैसा देना पड़ता था, तो सरकार ने उसमें 80% की छूट दी है। मतलब जो 10,000 का काम था अब वो आपका 2,000 रुपए में हो जाएगा, तो ये भी स्टार्टअप के लिए एक बहुत अच्छी बात है। फिर एक अगला पॉइंट है कि अगर कोई स्टार्टअप लाभ वितरित नहीं करता है, डिविडेंड, है ना, डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है, डिविडेंड का लाभ वितरित नहीं करता है, तो ऐसे स्टार्टअप के लिए 3 साल तक उसको टैक्स से फ्री रखा गया है, 3 साल तक टैक्स से फ्री रखा गया है। फिर देखिए स्टार्टअप की फंडिंग और मेंटरशिप के लिए स्टार्टअप इंडिया सेंटर स्थापित किया जाएगा। अब स्टार्टअप इंडिया सेंटर क्या करते हैं, स्थापित कर दिए गए हैं, ये लोग क्या करते हैं, स्टार्टअप इंडिया मेंटरशिप सेंटर है ये, और ये जैसे आपको कोई उद्योग लगाना है तो ये आप वहां जाएंगे तो आप बताएंगे कि सर मैं ये इस तरीके की इंडस्ट्री लगाने का सोच रहा हूं, तो वो आपको वेल प्लान तरीके से बताएंगे कि आप उस उद्योग को लगा सकते हैं, इसमें कब प्रॉफिटेबिलिटी की संभावना है, इसमें कौन कौन से वेरिएट्स आते हैं, आपको मार्केट कहाँ मिलेगा, कैसे सामान बेच सकते हैं, वेंडर कहाँ मिलेंगे, आप लेबर का मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तमाम तरीके की, और ये भविष्य में इस उद्योग की बढ़ने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ये बात भी आपको बताएंगे, है ना, और इवन फंड का मैनेजमेंट आप कैसे कर सकते हैं, ये वाली बातें भी यहां बताई जाती है। तो मतलब बहुत अच्छा है, इस उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए सरकार का बहुत अच्छा ये प्रयास है। फिर एक है कि केंद्र और राज्य सरकार जो है सब लोग मिलके भारतीय और विदेशी उद्यमों के लिए पूंजी कोष, इंक्यूबेटर, कानूनी भागीदार, विश्वविद्यालय सलाहकार, एंजल निवेशक और संस्थान हब स्पोक मॉडल पर एकल बिंदु पर काम करेंगे। मतलब ये है कि जितने भी विदेशी उद्योग हैं और देशी उद्योग हैं, विदेशी कंपनियां हैं, देशी कंपनियां हैं, उन लोगों के लिए, उन कंपनियों के लिए ये बैन इंक्यूबेटर, कानूनी भागीदार, विश्वविद्यालय सलाहकार, एंजल निवेशक, ये लोग सब एक ही बिंदु पर उपलब्ध होंगे, है ना। कई बार आप जब कंपनी खोलते हैं तो आपको निवेश की जरूरत भी पड़ती है, आपको लीगल एक्सपर्ट की जरूरत भी पड़ती है ना, कोई आपको जो यूनिवर्सिटी है वहां अगर कोई उस प्रोडक्ट से रिलेटेड कोई रिसर्च हुई तो उसकी जरूरत भी पड़ती है, तो ये सब लोग जो है आपको एक ही जगह मिल जाएंगे, आपको इधर उधर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो काम तो बहुत अच्छा किया है स्टार्टअप इंडिया ने। देखिए अब क्या है, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, देखिए एक चीज बताता हूं मैं, आपने जैम का नाम सुना होगा, है ना, एक गवर्नमेंट पोर्टल है जैम्स, जैम जैम पोर्टल से जो सरकारी डिपार्टमेंट होते हैं वो खरीदी करते हैं, लेकिन उसमें एक क्राइटेरिया होता है कि जैम पोर्टल पे, जैसे मेरी कोई कंपनी है और मैंने अभी 1 साल पहले 2 साल पहले कंपनी खोली है, तो कम से कम मेरा टर्नओवर जो है 5 करोड़ रुपए होना चाहिए, और मेरी कंपनी जो है कम से कम 5 साल पुरानी होनी चाहिए, तभी जो है मैं जैम पोर्टल पर रजिस्टर्ड कर सकता हूं। ये कंडीशन है आम व्यापारियों के लिए या आम उद्योगों के लिए। लेकिन सरकार ने इसको बहुत पोलाइट किया है और सरकार ने कहा है कि आप को जो अनुभव और टर्नओवर वाला जो मानदंड था, है ना, जो सरकारी कार्यक्रम में खरीद के लिए जो मैन्युफैक्चर यूनिट होती हैं, जो मैन्युफैक्चर, जैसे चेयर बनाने का एग्जांपल हम फिर से लेते हैं, चेयर बनाने वाला आपका कोई इंडस्ट्री है, तो पहले क्या था, चेयर बनाने वाली इंडस्ट्री सरकारी विभाग में या जैम पोर्टल पे अपना माल तभी बेच सकती थी या बिड कर सकती थी जब वो कम से कम 5 साल का अनुभव रखती हो या कम से कम 5 करोड़ का उसका टर्नओवर हो। तो एक नए स्टार्टअप के लिए तो पॉसिबल नहीं कि वो 5 करोड़ का टर्नओवर कर ले, और 5 साल पुरानी तो 5 साल बाद ही हो सकती है। तो ऐसे में फिर ये कंपनियों के लिए चैलेंज आता था और इनके स्केल होने की, ग्रोथ होने की प्रोबेबिलिटी कम होती थी। तो सरकार को लगा कि इसमें कोई कमी हो और सरकार ने इस नियम में बदलाव किया और कहा कि जो नए स्टार्टअप है उनके लिए ये कंडीशन लागू नहीं होगी अनुभव और टर्नओवर वाली, वो डायरेक्ट डे 1 से जैम पोर्टल पे अपने आप को रजिस्टर्ड कर सकते हैं ताकि सरकार को वो सीधा माल बेच सके। फिर एक समस्या थी कि कंपनी तो आपने चालू करनी, लेकिन किन्हीं कारणों से आपको कंपनी बंद करना पड़ता है, तो कंपनी बंद करने के लिए भी आपको तमाम तरीके के क्रियाकलापों से गुजरना पड़ता था, है ना। बहुत हेक्टिक काम था, 2-2 साल कंपनी बंद करने की प्रक्रिया में लग जाता था, 2-2 साल कंपनी शुरू करने की प्रक्रिया में।
तो ऐसे में अभी सरकार ने कहा कि 90 दिन के भीतर आप किसी स्टार्टअप को बंद कर सकते हैं, उसकी आपको अनुमति मिल जाएगी, है ना। तो ये भी एक बहुत अच्छा बेहतर काम किया है। और फिर एक समस्या थी कि इन लोगों को फंड लोन नहीं मिलता था। तो लोन कैसे नहीं मिलता था कि अब देखिए स्टार्टअप में छोटे स्टार्टअप भी होते हैं, बड़े भी होते हैं, है ना। तो आप ये मत मानिए स्टार्टअप मतलब बिलियनियर कंपनी, छोटे स्टार्टअप। तो ये छोटे जो स्टार्टअप होते हैं, छोटा छोटा काम करने वाले जो लोग होते हैं, है ना, इन लोगों को आसानी से कोई फंड नहीं देता। तो फंड नहीं देता, तो फिर ये क्या करते हैं, मार्केट से, साहूकारों से ऊंचे ऊंचे ब्याजों पर पैसा लेते हैं, क्योंकि इनके पास सिक्योरिटी रखने के लिए कुछ होता नहीं है बैंक में, तो बैंक इनको लोन नहीं देती, तो साहूकारों से ऊंची ब्याज पे पैसा लेते हैं। तो एक कंपनी स्टार्टअप ने नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी बनाई है ना, भारत सरकार ने। और उसने कहा कि अब बैंकिंग प्रणाली से ये लोग लोन ले सकेंगे। गारंटी कौन लेगी, नेशनल क्रेडिट ट्रस्ट कंपनी इनकी लोन की गारंटी लेती है और इनको कम ब्याज पे लोन उपलब्ध हो जाता है। तो कहें कि विन विन सिचुएशन है। सरकार बहुत अच्छा प्रयास कर रही है, बहुत अच्छा काम इस फील्ड में किया है, और निश्चित तौर पर इन सब के कारण हमारे देश में एंटरप्रेन्योर की जो प्रवृत्ति है उसको कहीं ना कहीं बढ़ावा मिला है 2016 के बाद से, है ना। अब हम देखते हैं मेक इन इंडिया प्रोग्राम। तो पहले जो प्रोग्राम आया था वो मेक इन इंडिया प्रोग्राम आया था 25 सितंबर 2014 को, माननीय मोदी जी द्वारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम शुरू किया गया। इसके बाद स्टार्टअप इंडिया प्रोग्राम आता है। मेक इन इंडिया प्रोग्राम है मेक इन इंडिया, मेक मतलब बनाना, मतलब ये प्योरली मैन्युफैक्चरिंग से जुड़ा हुआ प्रोग्राम है। लेकिन स्टार्टअप इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर सभी शामिल होता है, इसमें केवल और केवल मैन्युफैक्चर शामिल होता है। उसका विजन क्या था कि भारत की अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये इसका विजन था, है ना। इसमें इंपॉर्टेंट चीज है कि इसमें 4 नए पिलर जोड़े गए और कहा कि मैन्युफैक्चरिंग में हम कुछ क्रांतिकारी बदलाव करेंगे, कुछ रेवोल्यूशनरी चेंजेस करेंगे। तो उन चेंजेस पे देखते हैं। ये तो बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये डेट याद रखिएगा 25 सितंबर 2014, है ना। तो कुछ चेंजेस किए गए उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए। तो उन चेंजेस को हम देख लेते हैं कि सरकार ने नई प्रक्रियाओं को लेके आए, पूरी प्रोसेस ही बदल दी, न्यू प्रोसेस। जो पुरानी प्रोसेस होती थी उसको बदल दिया। और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, जो वर्ल्ड बैंक का कंसेप्ट था, हालांकि अब बंद हो गई ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट आना, लेकिन बहुत शानदार कंसेप्ट था कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज ऑफ डूइंग, आसानी से आप व्यापार कर सके, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, है ना, कारोबारी सुगमता भी इसको कहते हैं। उसको बढ़ावा देने के लिए सरकार काम कर रही थी नई प्रक्रिया के अंतर्गत। और उन्होंने कहा कि जो बहुत सारे लाइसेंस होते हैं, है ना, और विनियमन होते हैं, उनके, एक मिनट, द एम टू डी लाइसेंस एंड डी रेगुलेट द इंडस्ट्री फॉर द इंटायर लाइफ साइकिल फॉर अ बिजनेस, है ना। उसके जीवन चक्र में इनको जो बार बार लाइसेंस और विनियमन की जरूरत होती थी उसको अपने जीवन काल के लिए इनको मुक्त कर दिया कि भाई आप आओ, आप तो व्यापार करो, ठीक है। दूसरा देखिए स्टार्टअप इंडिया, जिसका उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना, रोजगार विकास के व्यवसायों का समर्थन करने के लिए स्टार्टअप ने बैंक फंडिंग को बढ़ाना है। स्टार्टअप इंडिया के इन फलदायी कदमों, योजनाओं, पहलों के कारण ऐसा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण वित्तपोषण हुआ है जो उद्यमिता के अनुकूल है। और वही है, ईज ऑफ डूइंग की बात कर रहा है। नई प्रक्रिया मतलब ईज ऑफ डूइंग, हमें बिजनेस करने में जो परेशानी, जो हर्डल्स आते थे, या जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को स्टेबल करने में जो हर्डल आते थे, उनको हम खत्म करेंगे। ये पहला सरकार का विजन है, उसको हमने कहा है नई प्रक्रिया। अब दूसरा है नई संरचना। अभी पुराने पुराने रोड्स हैं, जैसे रोड कनेक्टिविटी भारत में बहुत बड़ी समस्या है, रोड कनेक्टिविटी की। और आप देखेंगे कि एक प्रोडक्ट को बनने में मान लीजिए 5 रुपए लगे, तो उसको ट्रांसपोर्टेशन में है 2.5 रुपए लग जाते हैं। प्रोडक्ट को बनने में लग रहे हैं 5 रुपए और प्रोडक्ट को ट्रांसपोर्ट करने में लग जा रहे हैं 2.5 रुपए। तो आप देखिए प्रोडक्ट 7.5 रुपए का हो गया, जबकि है वो 5 रुपए का। तो हम कहीं ना कहीं इस लॉजिस्टिक कॉस्ट को बेयर नहीं कर पा रहे थे। क्यों? हमारी अवसंरचना बहुत पुरानी थी। दूसरा एग्जाम्पल हम ले सकते हैं कि जो इंडस्ट्रियल एरिया है हमारे, वहां हमने आधुनिक तकनीक और मशीनों को विकास नहीं कर पाए हैं, जिसके कारण जो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने की जो दर है हमारी, वो बहुत तीव्र नहीं हो पाई है। तीसरा हम कह सकते हैं कि औद्योगिक कॉरिडोर और स्मार्ट सिटी अभी विकसित करने का हम प्रयास कर रहे हैं, जो कि पहले नहीं थी। तो हम कह सकते हैं कि हमने नई अवसंरचना में बहुत सारे बदलाव किए जो उद्यमियों को फायदा दे सकते हैं। नए क्षेत्र, अब मेक इन इंडिया के तहत हमने 27 नए क्षेत्र चुने हैं, है ना, कि आप इन क्षेत्रों में जाके मैन्युफैक्चरिंग कीजिए। पहले क्या हुआ करता था
कि आदमी या तो लोहे के उत्पाद बनाता था, है ना, सीमेंट की फैक्ट्रियां डालता था, या ऐसे जो परंपरागत काम होते थे बस उन्हीं को करता था। लेकिन सरकार ने उनको 27 नए सेक्टर खोज के दिए हैं कि आप आइए और भविष्य में इन सेक्टर में ग्रोथ की बहुत संभावना है, आप इन सेक्टर में आके काम कीजिए। तो नई अवसंरचना बनाई है, नए क्षेत्र दिए हैं, है ना। पुरानी जो पद्धति थी उसको बदल के ईज ऑफ डूइंग में लेके आए हम लोग, ये काम किए हैं। नया दृष्टिकोण, अब दृष्टिकोण में भी बदलाव आया है। पहले सरकार का दृष्टिकोण क्या होता था, कंपनियों को रेगुलेट करने का था, है ना, मैनेज करने का था। अब सरकार कंपनियों को रेगुलेट नहीं करती बल्कि उनको फेवर करते हुए, उनको प्रमोट करती हुए हमें नजर आती है। तो हमने कहीं ना कहीं अपने दृष्टिकोण में भी बदलाव किया है, और दृष्टिकोण में बदलाव करने के लिए हमने 3C का प्रयोग किया है। 3C, इसको बोलते हैं कंप्लायंसेस, कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। कंप्लायंसेस, कैपिटल और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट। कंप्लायंसेस में जैसे देखिए, भारत ने वर्ल्ड बैंक की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग में बेहतर प्रदर्शन किया है। आज एक बिजनेस शुरू करना पहले किसी भी समय के मुकाबले कहीं आसान है। अनावश्यक स्वीकृतियों को खत्म कर, है ना, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, अनावश्यक स्वीकृतियों को खत्म कर कई मंजूरी ऑनलाइन पाई जा सकती है। इंडस्ट्रियल लाइसेंस और इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योर मेमोरेंडम के लिए आवेदन की प्रक्रिया को ऑनलाइन कर दिया गया, और अभी ये उद्यमियों के लिए 24 घंटे 7 दिन खुली हुई है। भारत सरकार ने भारत में निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई क्षेत्रों में एफडीआई के नियमों को आसान बनाया है या लिबरल किया है ना। तो एफडीआई को भी हमने लिबरल किया है। जो इंडस्ट्रियल लाइसेंस है या इंडस्ट्रियल इंटरप्रेन्योरशिप मेमोरेंडम है, उसके लिए हमने 24x7 ऑनलाइन प्रक्रिया उपलब्ध कराई है ना। तो ये हुआ अनुपालन, कंप्लायंसेस में। कैपिटल, पूंजी में हमने बताया कि भारत में करीब 5.8 करोड़ गैर कॉर्पोरेट उद्यमी 12.8 करोड़ नौकरियां देते हैं। इसमें 60% ग्रामीण इलाकों में और 40% से अधिक पिछड़े वर्ग और अनुसूचित जाति के लोग हैं। देखिए, यहां से एक डेटा समझ में आता है कि जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लग रही है छोटी छोटी, देखिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का मतलब आप बड़ी यूनिट ही मत समझिएगा, छोटी यूनिट भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट हो सकती है ना। किसी कंगा बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। कोई पन्नी बनाने की जो फैक्ट्री है वो भी एक मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है ना। तो आप देखेंगे कि भारत में 5.8 करोड़ जो कंपनियां हैं उन्होंने 12.8 करोड़ जो है रोजगार दिए, और 60% जो रोजगार है वो ग्रामीण इलाकों में दिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि 40% से अधिक जो मालिक हैं वो पिछड़े वर्ग के हैं, और 15% जो लोग हैं वो अनुसूचित जाति जनजाति के हैं। मतलब जो पिछड़े लोग थे उनका परसेंटेज कितना हो गया, 65% लोग। मतलब 65% जो लोग हैं वो पिछड़े जो माने जाते थे, समाज में वंचित थे, वो लोग इसमें आकर काम कर रहे हैं। मतलब इसने एक अच्छा रिजल्ट दिया है ना। अब लेकिन उनके वित्त पोषण में बैंकों के कर्ज की हिस्सेदारी मामूली है। इनमें से ज्यादातर को कभी बैंक से कर्ज नहीं मिला है। इस परिदृश्य को बदलने के लिए सरकार ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना और मुद्रा बैंक की शुरुआत की है। बट ये जो उद्यमी है इनने कभी पैसा नहीं लिया है ना बैंकों से, बैंकिंग प्रणाली में आए नहीं। तो अब सरकार इनको पैसा देने के लिए, सरकार सीधा फंड करने के लिए प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की शुरुआत करती है और मुद्रा बैंक की शुरुआत करती है ना। ये कैपिटल, पूंजी के लिए सरकार ने मुद्रा बैंक की शुरुआत की है या मुद्रा योजना की शुरुआत की है, आपको ये याद रखना है। अनुपालन के लिए हमने कहा कि इंडस्ट्रियल लाइसेंस और इनके लिए 24 घंटे ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध है ना। और कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के लिए बेहतर कॉन्ट्रैक्ट इन्फॉर्मेशन, एक मिनट, कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट के लिए आप देखेंगे कि बेहतर कॉन्ट्रैक्ट इन्फोर्समेंट को हासिल करने के लिए आर्बिट्रेशन कानून को बदला गया है, ताकि आर्बिट्रेशन को सस्ता एवं तेज बनाया जा सके। आर्बिट्रेशन होता है सुलह, हाँ, उसको सस्ता बनाया जा सके। कानून अब मुकदमों को सुलझाने की समय सीमा तय करेगा और ट्रिब्यूनल के फैसलों को लागू करने में सक्षम बनाएगा। सरकार एक आधुनिक बैंक करप्सी कोड लाई है जो मौजूदा कारोबार को आसान बनाएगा, है ना। तो कहीं ना कहीं हम कह सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट जो है
लोगों के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो बहुत पेचीदे नहीं होंगे। अगर कोई विवाद होता है किसी कंपनी या किसी दूसरे वेंडर के बीच में तो उनको आसानी से सुलझा लिया जाएगा। बैंकों के बीच में, निवेशकों और बैंकों के बीच में कोई विवाद होता है या उद्यमी और बैंकों के बीच में कोई विवाद होता है तो बैंक करप्सी कोड भी लेके आए हम लोग, उसको भी सुलझा लेंगे। ट्रिब्यूनल्स के फैसले हैं जो, वो अब सभी क्षेत्रों पर लागू होंगे या उनको फैसले लेने के लिए सक्षम बनाया जाएगा, मतलब ट्रिब्यूनल में भी रिफॉर्म किए जाएंगे। इस तरीके की यहाँ बात हो रही है ना। तो ये जो है हमारा मेक इन इंडिया प्रोग्राम के अंतर्गत हमने ये सब चीजें देखी जो आती हैं। अब अगला टॉपिक जो हमारा इसमें है वो है भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले संस्थान, ये हमें पढ़ने हैं, है ना। तो भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने वाले कुछ संस्थान है वो हम कवर करते हैं। कौन कौन से संस्थान है? तो देखिए, पहला जो संस्थान है भारत में उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए वो है राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्मॉल बिजनेस डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट, है ना। कब स्टैब्लिश हुआ था? जुलाई 1983 को हुआ था और उद्योग मंत्रालय के अधीन आता है। इसका कार्यालय नई दिल्ली में है ना। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन आपको याद रखना है। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यमिता विकास मंडल, नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट बोर्ड, है ना। ये उद्यमिता विकास के लिए नीति निर्धारण करने वाली शीर्ष संस्था है, नीति बनाता है। विकास मंडल जो है नीतियां बनाता है ना। और इसका मुख्य कार्य नीति निर्देशन और मार्गदर्शन करना है। इसके द्वारा प्रेरित सिफारिशों एवं सुझावों को क्रियान्वित करने के लिए राष्ट्रीय साहस एवं लघु व्यापार विकास संस्थान का निर्माण किया गया है, या वो ये काम करता है। फिर है भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान अहमदाबाद, है ना। फिर देखिए, एक है अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड। फिर है राष्ट्रीय वाणिज्यिक एवं सहकारी बैंक, खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग। देखिए, फिर एक है राष्ट्रीय लघु उद्योग विस्तार प्रशिक्षण संस्थान, है ना। फिर है अखिल भारतीय लघु बोर्ड, है ना, जिला उद्योग केंद्र और आविष्कार संवर्धन बोर्ड। इस तरीके के कुछ संस्थान है। ये फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है ना। तो ये पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी, तो आपको बस इस पीडीएफ में पढ़ना है, कुछ है नहीं इसमें। कम से कम आपसे 12 से 13 संस्थान इसमें आपके दिए हुए हैं, बट आपको 12-13 नहीं पढ़ना है, आप 5-6 भी मुश्किल से याद रखेंगे तो आपका एग्जाम में काम चल जाएगा, है ना। तो आप याद रखिए 5-6, जैसे जो पॉपुलर है खादी एवं ग्राम उद्योग आयोग, इसको आप याद रख लेंगे। अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड, इसको याद रखिए। भारतीय उद्यमिता विकास संस्थान को याद रखिए, है ना। ये राष्ट्रीय उद्यमिता एवं लघु विकास संस्थान, इसको याद रखिए, है ना। ऐसे जैसे जिला उद्योग केंद्र को याद रखिए, आविष्कार संवर्धन बोर्ड को याद रखिए। इस तरीके से आप पढ़ लेंगे। ये पीडीएफ है, इसमें कुछ नहीं है, कुछ पढ़ाने का नहीं है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन है, बस आपको एक बार पढ़ना है ना। अब ये खुद पढ़ना है, इसमें कोई पढ़ाया नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये आज जो है हमारी जो यूनिट है वो खत्म होती है। कौन सी वाली? जो हमने यूनिट 1 खत्म की है, कौन सी? पेपर 4 पार्ट बी की, है ना। तो मिलते हैं अगले क्लास में, जहां हम यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे, पेपर 4 की। एमपीपीएससी मेंस पेपर 4 पार्ट बी की यूनिट 2 की शुरुआत करेंगे, है ना। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।